चलो कोई बात नहीं, ठीक है। सुनो भैया, मुद्दे वाली बात यह है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और थर्मोडायनेमिक्स मिला जुला के 5 से 6 लेक्चर का पूरा चैप्टर है। फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण। बट ये चैप्टर में सवाल गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। उसके पीछे का कारण है कि हमको केवल फॉर्मूला याद हो जाता है, और फॉर्मूला याद करने के बाद हम उसका एप्लीकेशन ढंग से कर नहीं पाते। ये 2 कारण है। तो जहां जहां गलतियां होती हैं वो एक एक पॉइंट मैं आपको बताते जाऊंगा, उसको सर्कल करते जाइएगा। सवाल आपकी आंखों के सामने रहेगा, आपको लगेगा कि आपने सही किया है, जो आप करेंगे वो ऑप्शन में दिया भी होगा, लेकिन वही धोखा होगा, वही गलत होगा। तो इस वजह से बहुत अवेयरनेस के साथ बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अगर हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करें तो एक बहुत कॉमन सा टर्म है जो सबने देखा पढ़ा समझा होगा अभी तक, जिसको हम बोलते हैं आइडियल गैस। नाम सुने हैं? नाम सुने हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। आइडियल गैस की बात करें तो आइडियल गैस की एक इक्वेशन होती है, नाम सुने हैं क्या? इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस क्या होता है? आइडियल गैस क्या होता है? पीवी बराबर एन आर टी। एन को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। आर को क्या बोलते हैं? आर को क्या बोलते हैं? गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट का वैल्यू जानते हैं? 8.31। क्या यूनिट? जूल पर मोल पर केल्विन। अरे समझ आया क्या? जूल पर मोल पर केल्विन। पक्का जी, क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? एन जो नंबर ऑफ मोल्स होता है ना, सारा गेम यहीं पर है। यही हम सबसे ज्यादा गलती करते हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। एन को लिखा जाता है, क्या होता है? मास ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं ना, यही हमसे सबसे बड़ी गलती हो जाती है। ठीक, यही हमारा बेस गलत रख दिया जाता है, और इसी के बाद हम पूरा जीवन परेशान रहते हैं। कभी कब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ जाता है, कब गैस कांस्टेंट आ जाता है, उसका हमको कभी समझ नहीं हो पाता है। तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। एन क्या है? मास ऑफ गैस। दूसरा जो मॉलिक्यूलर मास आपको दिख रहा है ना, वो मॉलिक्यूलर नहीं है, वो क्या है? मोलर मास। अब कोई इंसिडेंटली ऐसा होता है कि मॉलिक्यूलर मास का नंबर और मोलर मास का नंबर बराबर होता है, ठीक ना, लेकिन दोनों का यूनिट अलग अलग होता है। अब उसकी तरफ बढ़ते हैं जो इन सब का बेस रख रहा है। अगर हम आपसे कहें कि थोड़ा सा आपसे उम्मीद करेंगे कि आप एटम वेटम जानते होंगे क्या होता है, जानते हैं ना? हाँ। मतलब इस पूरी फिजिक्स में यही एक ऐसा हिस्सा है जहां हमारा थोड़ा हाथ तंग है, क्योंकि आज के पहले हम कभी पढ़ाए नहीं है, तो पहली बार पढ़ा रहे हैं, तो उम्मीद करेंगे कि आपको समझ आएगा। ना पढ़ाने के पीछे कारण है कि इसके पहले हम मतलब दुनिया भर का जेई पढ़ाए हैं, और जेई में सब पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। सब बच्चे अपने आप जानते हैं, अपने आप कर ले जाते हैं। हम डायरेक्टली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का फिजिक्स शुरू करते हैं, उसका केमिस्ट्री का बात नहीं करते। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ बंद करते हैं, पता नहीं कहां से बंद होगा, बंद होगा, सब बंद हो जाएगा। छोड़, जाने दो। कहां से होगा? यहां से? आंख मार रहा, बंद हुआ क्या? हो गया? तुम लोग के लिए ठीक है भाई? कम लाइट तो नहीं है ना? ठीक, चलो आओ, कोई बात नहीं, इधर सुनो। चलो चलो चलो, चेंज करवा देंगे, इसको बोल देंगे। सुनो, एटम के बारे में जानते हो? हाँ, थोड़ा साथ देना। अगर तुमको कहीं भी लगे कि ये बात नहीं समझ आई तो जरूर रुक के पूछ लेना, ठीक है ना? मैं उसको बेहतर समझाने की कोशिश करूंगा। अगर हम एटम की बात करें तो एटम में क्या एक्स जेड ए होता है? जेड को क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। और ए को क्या बोलते हैं? मास नंबर बोलते हैं, एटॉमिक मास भी बोलते हैं। अरे बोलते हैं ना? मास नंबर को अगर आप सोचो तो क्या लिखा जाता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अरे लिखते हैं ना जी। और एटॉमिक नंबर को क्या लिखा जाता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर मोटा मोटा हिसाब किताब समझें तो ये बात हमको समझ आनी चाहिए कि इसमें इलेक्ट्रॉन के मास का कोई रोल नहीं होता। क्या नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? केवल इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के मास का 1/10,000 टाइम्स होता है। तो पूरे एटम के मास में
प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन के मास का ही रोल होता है, इलेक्ट्रॉन के मास का रोल नहीं होता। क्लियर है? अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये क्या है, कोई मेजरमेंट है कि गिनती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की क्या है? गिनती। तो गिनती को हम मास कैसे लिख लेते हैं? किसी भी गिनती को हम मास कैसे लिख लेते हैं? और अगर कोई गिनती है तो क्लोरीन का मास 35.5 कैसे हो गया? बात तो सही है, तो कैसे हो गया? सोचिए। अरे भाई, अगर आप क्लोरीन का एटॉमिक मास देखते हो 35.5 होता है कि नहीं होता है? होता है ना? हाँ, बहुत बड़ी। एवरेज मास किसका? एवरेज मास उसके सारे आइसोटोप्स का, इस वजह से वो आ जाता है फ्रैक्शन में। क्लियर है? तो ये बात तो हमको क्लियर है, मोटा मोटा केमिस्ट्री में भी बहुत बार पढ़ेंगे, इसका फिजिक्स में कोई जरूरत नहीं है कि जो मास नंबर होता है या जो एटॉमिक मास होता है वो फ्रैक्शन में आने का कारण है कि आप क्या कर रहे हैं? एवरेज। क्या कर रहे हैं? एवरेज। लेकिन है तो गिनती, अल्टीमेटली है क्या? गिनती। और एक गिनती मास कैसे हो सकती है? एक गिनती मास कैसे हो सकती है? तो बेसिकली एक टर्म बनाया गया इन सबको मेजर करने का, जिसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। गिनती क्यों करते हैं हम, उसके पीछे का कारण है ये यूनिट, जिसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। तो शॉर्ट फॉर्म में एएमयू लिख दे, चल जाएगा। अरे केमिस्ट्री में इतना तो पढ़े ही होंगे। और 1 एएमयू को क्या डिफाइन किया जाता है? 1/12 ऑफ मास ऑफ किसका? मास ऑफ कार्बन 12। अच्छा, कभी सोचा तुमने कार्बन 12 भी क्यों लिया गया? हाँ, दो कारण था कि जिस समय डिफाइन किया जा रहा था उस समय सबसे स्टेबल एलिमेंट अगर हमको कुछ पता था तो क्या पता था? कार्बन 12। और उस समय जब ये खोज चल रही थी, जब इन सब की बात चल रही थी, तो हम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जिस प्रोजेक्ट का नाम था कार्बन डेटिंग। क्या नाम था? कार्बन डेटिंग। जब भी कोई बॉडी डेड होती है तो डेड होते समय एट द टाइम ऑफ इंस्टेंस जैसे ही बॉडी मरती है उस समय बॉडी के अंदर कार्बन 12 और कार्बन 14 दोनों बराबर होते हैं, दोनों का अमाउंट एग्जैक्टली सेम होता है। ठीक? जो कार्बन 12 होता है वो समय के साथ जितना है उतना ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, कार्बन 12 की डेंसिटी में कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन कार्बन 14 समय के साथ घटता जाता है, धीरे 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 कम होता जाता है। तो हमको क्या पता होता है कि कोई भी कार्बन 12 या कार्बन 14 का आइसोटोप जो है, कार्बन 14 का आइसोटोप का डिग्रेडेशन का रेट क्या है वो हमको पता चल जाए तो हम डेंसिटी से ये बता सकते हैं कि जिस समय कोई बॉडी मरी थी उस समय उसके अंदर कितना कार्बन 14 था। कैसे बता पाएंगे? कार्बन 12, क्योंकि जब बॉडी मरी तो जितना कार्बन 12 उतना ही कार्बन 14। कार्बन 12 की डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं। कौन घटा? 14। उस समय उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में जितना कार्बन 12 होगा इनिशियली उतना ही कार्बन 14 रहा होगा। अब हम ऑब्जर्वेशन के हिसाब से देख ले कि पर डे या पर दिन, पर 24 घंटे, पर 48 घंटे, पर साल किस रेट से डिग्रेड कर रहा है। और उस रेट ऑफ डिग्रेडेशन से हम लाइफ ईयर निकालते हैं ना, पढ़े हो ना? हाफ लाइफ, फुल लाइफ, ये सब पढ़े हो ना? थोड़ा थोड़ा कभी पढ़े होगे नहीं आज के पहले? हाँ, वो सब केमिस्ट्री में भी थोड़ा थोड़ा आएगा तुम लोग को। फिजिक्स में आता था रेडियो एक्टिविटी में, लेकिन वो पूरा सिलेबस से गायब है, हाँ हट गया। तो 1 एएमयू को लिखा गया मास ऑफ कार्बन 12, मतलब कितना? कितने प्रोटॉन भैया? कार्बन 12 में कितने प्रोटॉन? 6। और कितने न्यूट्रॉन? 6। कार्बन 12 का मतलब समझ रहे हैं ना? 12 एटॉमिक मास है ना उसका, मतलब उसमें कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है? 6। क्लियर है ना? मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। यही अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ न्यूट्रॉन भी होता है। तो जब हम 1 एएमयू को सॉल्व करने लगे तो हमें ये दिखा कि 6 और 6 क्या दोनों को जोड़ दें? क्यों? क्योंकि एमपी और एमएन बराबर है। तो अगर तुम ध्यान से सोचो तो 12/12 एमपी लिखा जा सकता है क्या? 12/12 एमपी, ये कट गया तो 1 एमयू किसके बराबर आ गया? 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 के। मतलब सोचो, अगर हम कह रहे हैं एक प्रोटॉन है तो उसका मास 1 एएमयू है। एक प्रोटॉन है तो मास कितना है? 1 एएमयू। क्या हम उसको केजी में जोड़ सकते हैं? क्लियर है? एक एटम है उसमें 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है। क्लियर? तो क्या 4 एमपी लिख सकते हो? लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? क्या 4 एएमयू भी लिख सकते हो? क्योंकि 1 एएमयू किसके बराबर है? 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 के। क्लैरिटी है? अब इसके बाद एवोगैड्रो नंबर का नाम सुने हो क्या? क्या होता है?
एवोगाड्रोस नंबर। क्या बोला एवोगाड्रो ने कि दुनिया का कोई सा भी एलिमेंट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई एलिमेंट ले लो, कोई मॉलिक्यूल ले लो, कुछ भी ले लो, अगर उसका नंबर कितना है 1 मोल, कितना नंबर है 1 मोल। मोल को इसी वजह से रोल में लाया गया क्योंकि हम मास नहीं मेजर कर सकते थे। अब मान लो अगर हम तुमको कहें कि पिन देखो ना, पिन लो, उसको एक पाउडर में डालो, उसके ऊपर जो पाउडर आ रहा है उसको वेइंग मशीन पे रख दो, अब बताओ कितने किलो का है, मेजर कर पाओगे नहीं। तो हमको एक ऐसी छोटी यूनिट बनानी थी जिसमें हम क्या करें, बहुत कम अमाउंट ऑफ मास को भी मेजर कर सके, मतलब एटॉमिक लेवल की कैलकुलेशन कर सके। उसमें एवोगाड्रो ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और कहा कि 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम होंगे, इंटू 10⁻23 एटम्स। उसने ये स्टैंडर्ड दे दिया, कहा कि भैया दुनिया का कोई सा भी एलिमेंट ले लो, अगर वो कितने का है 6.023 तो होता है यार, हाँ? अरे यार दादा वहां गजब है हो एकदम से। चलो 1 मोल बराबर कितना 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। क्या एलिमेंट है, इससे उसको कोई लेना देना नहीं। अच्छा अब सुनना, यहां से अगली कहानी साथ में पैरेलल में हम इसको लेके चलेंगे। इतने हिस्से में हम पूरा एटम की बात कर रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं कि मान लो हमारे पास, समझने के लिए किसकी बात कर रहे हैं, हीलियम की बात कर रहे हैं। मोनोएटॉमिक है हीलियम, क्या होता है 2He4, यही तो होता है। कितने प्रोटॉन्स है, कितने प्रोटॉन्स है, कितने न्यूट्रॉन्स है, मास नंबर कितना हो गया 4। क्लियर है क्या? तो अगर तुम 1 AME इसका अगर मास लिखते हो, एटॉमिक मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, थोड़ा सा तुमको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तुम कभी भी आर, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इन सब में किसी भी तरह से कंफ्यूज मत हो। तो एटॉमिक मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल कितना है 4 AMU, है कि नहीं है? और 1 AMU में क्या होता है ये जानते हैं ना, 6.67 1 AMU आंटी 6.67 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। क्लैरिटी है? अच्छा मान लीजिए अगर हम आपसे कहें, समझिएगा, समझने के लिए करा रहे हैं ये सब, और ये समझ आ गया तो अभी खट से आगे बढ़ जाएंगे। 1 मोल बराबर 1 मोल ऑफ, अगर हमको हीलियम लिखना हो, 1 मोल ऑफ हीलियम लिखना हो, तो एक हीलियम का मास कितना है, एक हीलियम का मास कितना है 4 AMU ना, तो कितना केजी -27 kg। कितने का है ये, एक मॉलिक्यूल का मास हो गया। और कितने मोल की बात कर रहे हो, और एक मोल में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं जी 6.023 इंटू 10⁻23। क्लैरिटी है? अच्छा एक बात सोचना, जरा कैलकुलेटर खोल के इसको मल्टीप्लाई करना। 1 नहीं आएगा, करो पहले, हवाबाजी नहीं, 10 आएगा। आधा तो हम हवाबाजी परेशान है, सही बता रहे हैं। दस आ रहा है, अरे आ रहा है। अच्छा सोचो, सुनो, अब अगर तुम ये देखो 4, सुनना, क्या है भाई साहब 4, और ये है अपने पास इन दोनों का मल्टीपल कितना 10, और ये हो गया 10⁻⁻27 और एक हो गया 10⁻23। अगर मोटा मोटा देखो तो 4 इंटू 10⁻³ kg आएगा क्या? अरे 23 एक 24 और 27 में से 24 जाएगा तो 27 में 24 गया तो 3 आएगा ना। तो क्या मैं इसको 4 ग्राम लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। अब देख, जो नंबर मॉलिक्यूलर मास का है वही नंबर किसका है मोलर मास का। लेकिन दोनों सेम बात है क्या, दोनों सेम बात है नहीं, एक AMU में हो दूसरा किसमें ग्राम। और जहां हम नंबर ऑफ मोल्स में ये पढ़ते हैं गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वहीं हमारा बेस गलत सेट हो जाता है। फिर हम जीवन भर उड़ते रहते हैं उसी दौर में, कभी उससे बाहर नहीं निकल पाते। समझ रहे हो? इसी वजह केमिस्ट्री बहुत बकवास सब्जेक्ट होता है। मतलब जो देख रहे हो कितना जमीन आसमान का अंतर है। ये क्या है AMU, ये क्या है, दोनों को डिवाइड करने पर सर सेम बात आता है तो बराबर ही मान। क्लियर है ना? सोचो n को तुम क्या कह रहे हो,
मोल कह रहे हो, गिवन मास को किस में कह रहे हो, ग्राम में, और नीचे वाले को अगर तुम कह रहे हो मॉलिक्यूलर मास तो क्या लिखोगे, तो ग्राम अपॉन एमयू मोल कैसे हुआ, गलती, या पॉइंट। अब सोच, मतलब होगा इसके पीछे का कोई लॉजिक, लिखा होगा, जिसने लिखा होगा इतना समझदार तो रहा ही होगा। हाँ, सर्वे सर आ रहे हैं, सर्वे सर बताएंगे, पूछना, ये जरूर पूछना कि सर ग्राम प्लस एमयू मोल कैसे हो गया। और दूसरा हम ये कह रहे हैं कि अगर हम एन को लिखें गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन, तो मोलर मास को हम क्या लिखेंगे, ग्राम पर मोल, यही तो लिखोगे, ग्राम से ग्राम, मोल ऊपर जाएगा तो क्या एन नंबर ऑफ मोल मिला कि नहीं मिला, तो डायमेंशनली ये तो सही लग रहा है, मतलब फिजिक्स के हिसाब से तो यही सही है और ये हमेशा काम करेगा, आपको कभी परेशान नहीं करेगा। तो एन को आज के बाद आप क्या पढ़ेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोटा मोटा हमारा एटम का पूरा क्लासिफिकेशन क्लियर है, एक एएमयू है और दूसरा क्या है नेता, ग्राम। अच्छा सुनो यार डिंपल, तुम केस करने वाले थे मेरे ऊपर। हाँ यही बोला, कह रहा था मानहानि का, क्या कह रहा था, कौन कह रहा था, ए, पतनाक नेता नगरी में पहचान है हमारा, जान लेना। हाँ भाभी, हाँ अच्छा इन, अच्छा ठीक है यार, आओ ना भाई, ये सबको दिल में मत लेना, कुछ नहीं, मजबूत है अपना। हाँ, दिमाग से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुना, ए भैया इधर आओ, सुनो 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 सुनो, भैया भैया भैया, बाबू बस निताई खत्म, अब काम की बात। जब थोड़ा सीरियस माहौल हो रहा है तो थोड़ा सा डाइल्यूट करना चाहिए। पीवी बराबर क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ, अगर तुमको कोई दिक्कत ना हो तो हम कह रहे हैं कि हम पीवी को लिख सकते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास। एम क्या है, एम क्या है, गिवन मास। सब ऐसे लिखना है, यहाँ पे से ब्रैकेट डाल के लिख लेना, यही सब जगह कंफ्यूजन होता है। ये गिवन मास है किसमें, ग्राम में, गिवन मास इन ग्राम। और ये क्या है, ये क्या है, मोलर मास। एक जगह लिखे रहोगे तो सब याद रहेगा। और यहाँ क्या है, आरटी, अरे है ना, ये गिवन मास है और ये क्या है, मोलर मास। अच्छा प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, ऐसे मत समझ लेना कि m मल्टीप्लाइड बाई गिवन मास, कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास, मतलब इट कैन हैपन। हाँ भाई, क्या चीज, नहीं कुछ, अच्छा ये सुनो, कोई बात, अरे छोड़ो यार, तुम इधर आओ, क्या यहां तक कहानी क्लियर है, m क्या है, गिवन मास, m क्या है, और कैपिटल M क्या है, मोलर मास। अब संभाले रहना, अब यहां से थोड़ा, अब यहां से थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अब हमारे पास एक रिलेशन मिल गया, पीवी इक्वल्स टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M आर टी, लिख सकते हैं क्या। अच्छा तुमको दिक्कत ना हो तो P बराबर m बाई कैपिटल M इंटू वी इंटू आर टी लिख सकते हैं, और मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, क्या ये गिवन मास है, ये बात समझ आ रही, और ये उसी का तो वॉल्यूम है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक भी लाइन बोर्ड पर ऐसी नहीं लिखूंगा जो तुमको समझना है, ये बात याद रखना। बस वही है कि ध्यान से पढ़ना, कुछ भी डाउट लगे तो पूछ लेना। तो P बराबर कितना हो गया भैया, रो आर टी बाई एम, रो आर टी बाई एम, ठीक। एक ये दौर हो गया अपने पास, यहां से ऐसे भी लिखा जाता है रो इक्वल्स टू पी इंटू एम बाई आर टी। एम क्या है, मोलर मास, एम क्या है, मोलर, ठीक है, मतलब अरे वो पी था, रो तो इधर है, हाँ भैया नहीं तो पता चला सर पी से पी काट दीजिए, नहीं रो ठीक है, अच्छा लगता है, डी नहीं लिख सकते। चलो यहां देखो, हाँ मैं नहीं लिखूंगा कर तो बहुत कुछ सकते हैं। चलो यहां तक बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब एक बात ध्यान दीजिएगा,
पीवी बराबर लिखा है स्मॉल m बाई कैपिटल M इंटू आर टी, लिखा है ना। स्मॉल m क्या है, कितना है? अच्छा एक बात ध्यान से सोचो, हम कह रहे हैं मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, क्या लिखें भाई? मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई एन, मल्टीप्लाइड बाई एन। एन क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सैंपल। समझ आया? समझ आया? क्या इसको मैं गिवन मास के बराबर लिख सकता हूं? मान लो एक गिवन मास है, उसमें 10 टू द पावर 23 या 10 टू द पावर 25 एटम्स है कि नहीं है? एक एटम का मास हमको पता है, एमयू में पता है ना, और मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? एन से, तो क्या ये मिल जाएगा? बट यही ध्यान देना है कि मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल जिस टर्म में रखेंगे, क्या एम उसी में मिलेगा? हमको एम जनरली चाहिए किसमें? तो मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल रखा किसमें जाएगा? ग्राम में। किसमें रखा जाएगा? पक्का ना? ये कैपिटल एम क्या है? क्या है? मोलर मास को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाई एन ए। एवोगैड्रो नंबर। मोलर मास का मतलब है कितना मोल सब्सटेंस है? एक मोल। कितना मोल? पर मोल ही तो कैलकुलेट कर रहे हो ना। तो एक मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, और ईच मॉलिक्यूल का मास कितना है? जो भी होगा, क्लियर है ना? उसमें हम मल्टीप्लाई कर दे किससे? Na से, क्या हमारा m मिल जाएगा, मोलर मास मिल जाएगा। देख लो भाई ध्यान से, समझ आ रहा है? अब सोचो, यहां पर है तुम्हारे पास पीवी, और m की जगह मैं लिख रहा हूं, इसी वजह से सब हिंदी में लिख रहा हूं पूरा ध्यान से, इसको हिंदी बोलते हैं। मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाई एन, मल्टीप्लाइड बाई एन डिवाइडेड बाई मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल into Na, that is Avogadro number, equals to RT into RT। RT बचा हुआ था ना? अरे PV इक्वल्स टू NRT में यही तो लिखे हैं भाई, इसी को अब हम और सिंप्लीफाई कर दिए। क्या मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल से मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल को काट दें? ऐसे हिंदी में लिखे रहेंगे ना, जब ऐसे अंग्रेजी में साफ सुथरा लिखे रहेंगे, सिंबल सिंबल नहीं खेलेंगे, तो आपको एक बार दिमाग के अंदर सेट हो जाएगा। अब यहां से आपके पास पीवी बराबर क्या मिला? एन बाई एन ए इंटू, और आर बाई एन ए होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। आर बाई एन ए क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो यहां से बताइए हम पीवी बराबर क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाई के और मल्टीप्लाइड बाई टी। अरे समझ गए? के क्या है? के क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। कोई पता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? कहो नेता, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तीन चार, अबे स्टेफेंस बोल्ट्जमैन वो अलग था। स्टेफन बोल्ट्जमैन को ये स्टेफन हॉकिंग समझ रहे थे। वाह रे बेटा वाह, हमको खुद नहीं पता। अरे सर्च मत करो, सुनो। आर बाई एन ए है ना, आर बाई एन ए है ना, आर कितना है? 8.31, यही तो है, इंटू 10 टू द पावर 20, और एन ए क्या है? 10 टू द पावर 23 होता है बेगधा, -23 हो जाएगा ऊपर जाएगा तो, और डिवाइडेड बाई
बेकार। के बराबर क्या होता है? के बराबर क्या होता है? आर बाई एन ए। आर बाई एन ए। आर क्या है? 8.314, यही तो है। एन ए कितना है? 6.023 इंटू 10⁻⁻23। ऊपर जाके -23 तो होगा। अरे क्लियर है? 6 को 8 से डिवाइड करोगे, देखो 1.66 के करीब आ रहा है क्या? 1.3 है। गुड जॉब। 1.38 इंटू 10⁻⁻23। बुला जाते हैं बार बार हम। हाँ ये बोल्ट्जमैन को, हाँ बाबू 38381 होता है कि 314 होता है? देख लो भाई, जो भी होता हो इसको लिख लेना है। हाँ 318, इसका तो 1.38.314 ही तो होता है। तुम इंटरनेट पे सर्च कर लो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू, 1.38 सही है। चलो मौज काटो। सुनो, तो के बराबर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बराबर कितना है? 1.38 इंटू 10⁻⁻23। यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या होगा? जूल पर मोल। ये तो नंबर ऑफ एटम है गधा, ये जूल हो गया। जूल पर केल्विन, याद रख लेना। जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। मोटा मोटा हिसाब समझ आया क्या भाई? पल्ले पड़ा? पल्ले पड़ा? सोचो। अब यहां देखो, क्या पढ़े हो? पीवी बराबर क्या पढ़े हो? एन आर टी। अरे यही तो पढ़े हो। और एन को क्या लिखे हो? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन, क्या आरटी हो जाएगा? क्या इसी पीवी को हम नंबर ऑफ एटम्स अपॉन NaRT लिख सकते हैं? क्या इसी पीवी को R बाई Na को K लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं। सुबह हो गया। हाँ चलो भैया, क्या यहां तक कहानी क्लियर हुई? अच्छा, एक और फॉर्मूला इसके साथ हम पढ़े हैं, प्रेशर बराबर क्या रो आर टी बाई एम पढ़े हैं। एम क्या है? एम क्या है? एम क्या है ना? क्या वैगेड्रो नंबर के टर्म में तोड़ सकते हो? क्या लिखोगे? पी बराबर रो आर टी। एम को क्या लिखोगे? एम को क्या लिखोगे? मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इंटू इंटू आर बाई एन ए को क्या लिख सकते हो? आर बाई एन ए को। तो पी बराबर कितना हो जाएगा? रो के टी बाई, ये क्या होगा? मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। कंफ्यूज मत होना, ईच मॉलिक्यूल को भी स्मॉल एम ही लिखते हैं और गिवन मास को भी स्मॉल एम ही लिखते हैं। तो ऐसे बढ़िया से बकायदा अंग्रेजी में साफ सुथरा लिख लेना और उसको यहां एम दिखा लेना। तो पी बराबर हो जाएगा तुम्हारे पास कितना? रो के टी बाई स्मॉल, रो के टी बाई स्मॉल। ये है हमारे पास पूरी आइडियल गैस इक्वेशन। क्लैरिटी है? चलिए शुरू हो जाइए जरा, तो खट्टाक से एकदम। पेज को ऐसे दो पार्ट में तोड़िएगा। एक पार्ट में पूरा एटम की कहानी चलाइएगा, फिर एक पार्ट में कर जाइए, खटाक से कर जाइए एकदम बढ़िया। ये आपको बहुत मदद करेगा फिजिकल केमिस्ट्री में भी, बहुत मदद करेगा मूल कॉन्सेप्ट में। हाँ आ रहे हैं अगले हफ्ते में सर्वेसर। और किसका सिलेबस खत्म हो रहा है अभी? हाँ किसी का नहीं? हाँ मेरा तो सही चल रहा है, मतलब थोड़ा डिले है मेरी प्लानिंग के हिसाब से। हाँ क्या? जनवरी में नहीं खत्म करेंगे? अरे जितना थोड़ा लेट खत्म हो रहा है उतना ज्यादा दिन तक है पटना में भाई। बोले हैं, अब जबरदस्ती कोई बुला ले तो अलग बात है। मतलब हम बोले हैं कि हम एग्जाम जब तक हो नहीं जाएगा
तब तक पटना से नहीं जाएंगे, भले ही हम घर के स्टूडियो से काम करें। तरुण सर क्या बोले तुम लोगों को, अगले साल पढ़ाएंगे ऑफलाइन में? हाँ क्या गुस्सा में नहीं बोले रे पगली। मतलब कुछ को कॉन्फिडेंट एक साल और लगेगा। क्यों दीदी, एक साल और नहीं ना, तो ढंग से पढ़ो। गौरी कौन है? गौरी मेरी बिटिया है। अभी तुम लोगों के लिए एनवाईटीएस आ रहा है, एनवाईटीएस पूरा मिलेगा सबको, एक एक जन को हार्ड कॉपी मिलेगा, ठीक है ना। साथ में ये अपने पास एआईटीएस हो रहा है। जो एआईटीएस हो रहा है, जैसे एनवाईटीएस वेदांतु ने बनाया था, उसमें थोड़े बहुत एरर्स हैं जो इन लोगों ने बनाया था। एआईटीएस हमने बनाया पूरा पेपर, वो अभी थोड़ा सेल हो जाएगा, थोड़ा बिक जाने दो, थोड़ा बिक जाएगा, माहौल डाइल्यूट हो जाए, तब तक एनवाईटीएस लगाओ ना। खाली एनवाईटीएस के क्वेश्चंस में गलती नहीं है, आंसर की में थोड़ा ऊपर नीचे, तो उतना तो तुम मैच करा लोगे यार, क्वेश्चंस तो सब सही है। हाँ तो वही बात है, तो वहीं से तो देखो, किसी भी इंस्टीट्यूट का सबसे प्राइमरी सोर्स होता है उसका मॉड्यूल। कोई भी पेपर बनता है, कुछ भी बनता है, तो मेन रेफरेंस में मॉड्यूल रखा जाता है। मॉड्यूल में एरर होगा तो वही एरर आगे भी कम्युनिकेट होगा। एक्चुअली क्या है कि इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि वेदांतु ने कुछ इतना मास लेवल पे किया। नंबर्स में वेदांतु ऐसे नहीं खेलता कि हमको स्टूडेंट्स के नंबर बनाने, वो सीधे एक बच्चे से 80,000 85,000 रुपए लेते हैं। दे आर लाइक ऑफलाइन फील इन ऑनलाइन क्लास। तो उनका ऐसा सीन है कि जो मेन क्लास होती है, जो उनके प्रो कोर्सेज होते हैं, तुम लोग देखते होगे, कभी दिखता होगा एड में, 70,000 80,000 45,000 50,000 ऐसे होते हैं। उसमें 150 से 200 बच्चा इनरोल होता है, उसमें 2 टीचर होता है। जब लाइव क्लास चलती है तो 2 टीचर होता है, एक मेन स्ट्रीम टीचर होता है जो पढ़ाता है, साथ में एक डाउट टीचर होता है जो पैरेलल में डाउट सॉल्व करता है। उसके बाद उसका एक मेंटोर होता है, एक सैम होता है, हर बैच का एक सैम होता है जो उन 200 बच्चों की पूरी रिपोर्ट रखता है। तो वो ऐसे फील करके पढ़ाते हैं कि मतलब हम बांट दिया आपको, आपका होमवर्क नहीं आया तो क्यों नहीं आया, सैम फोन करेगा, आप क्लास में नहीं है तो क्यों नहीं है। और उसमें ऐसा होता है कि जैसे ही आप क्लास लीव करोगे ना, तुरंत बता देगा कि आप एब्सेंट हो रहे हैं क्लास से, तो तुरंत घर पे फोन चला जाता है ऑटोमेटेड कि आपका बच्चा एब्सेंट हो रहा है, आज उसने इतनी ही देर की क्लास ली। ऑटोमेटेड सिस्टम है, आपका वॉच आर जो होगा वो खटाक से वहां अपडेट हो जाएगा कि आप इतनी देर तक ये स्क्रीन खोल के रखे थे। हाँ, तो ये सबसे पहला वेदांतु ने किया था। वेदांतु के ही मॉडल को कॉपी किया था अनअकैडमी ने। फिजिक्स वाला तो ये वाला हो गया ना जो अभी इस समय प्राइम हुआ है, हाँ मास लेवल हो गया। तो इसी वजह से जैसे क्या होता है कि अब मान लो, डिपेंड करता है ना सारी चीजें, अब मैं 200 बच्चे को पढ़ा रहा हूं तो मेरा सर्वर कॉस्ट 200 के हिसाब से जाएगा। अचानक से मेरे पास मास में आ गया, अब मेरे पास 22,000 23,000 बच्चा है, तो 22-23,000 बच्चा में से अगर 40% बच्चा भी एक साथ फुटबॉल पे आएगा ना, तो पूरा सिस्टम उड़ जाता है। शुरुआत में संकल्प भारत में यही होता था कि जब अचानक से क्राउड आता था तो ऐप क्रैश कर जाती थी। धीरे 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 करते करते उसमें टाइम लगता है बनने में। देखो अभी तो हो गया ना शायद, वो सब आने लगा ना, कैटेगरी वैटेगरी आने लगी, चैप्टर बाई चैप्टर, धीरे धीरे वो सब कंटेंट अलाइन हो जाएगा। वो सब हमने करवाया, तो आज के पहले वेदांतु ने कभी नहीं किया था ये। तो धीरे 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 करके 2-4 साल काम कर लिए वेदांतु में, तो वेदांतु को अपग्रेड कर देंगे। हाँ अब तो करेंगे यार, हाँ करेंगे। हाँ हम ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे, वेदांतु से नहीं जा रहे हैं, वेदांतु में ही रहेंगे ना, वही है ना। अभी कुछ श्योर नहीं है, अभी कुछ इतना भी 100% श्योर नहीं है, क्या पता अगले साल दिख जाऊं मैं तुम लोगों को। हाँ यार वो तो मेरा, ये करो, ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। हाँ क्या चीज? पार्टनरशिप में? अब तो हॉस्टल खोलने के लिए क्या, तुम मैनेज करना ना, खुल जाएगा हॉस्टल, टेंशन मत लो। तुम सेलेक्ट हो, पहले एडमिशन लो,
यहीं ले लो, कौन सा पीएमसीएच पटना, और उसके बाद फिर फंड कर देंगे, हॉस्टल खुल जाएगा, फंडिंग आ जाएगा, दिक्कत नहीं है, दौड़ाक मारेंगे। हो गया भाई? ये पूरा एटम की बात चल रही है इधर सब, ठीक है ना? इसके साथ मिक्स मत करना, एटम को पूरा अलग रखना। चलें जी, जल्दी जल्दी जल्दी। बॉयज का चार्ल्स लॉ का नाम सुने हो? आता भी है? कोई बात नहीं यार, मानते नहीं आता, हम तो भाई से पूछ रहे हैं यार, पढ़ाएंगे सब, अभी आए जो पढ़ाए वो आया, पढ़ो बस। हो गया भाई? हो गया? जल्दी करो यार, जल्दी करो, बहुत टाइम ले रहे हो भाई। चले आगे बढ़े, जल्दी कर जल्दी कर, फट से पेन चला। हो गया बेटा? और आज तेरा मन कहाँ से कर दिया, चल पढ़ लेते हैं चल के। अच्छा खली आए घर से, घर की याद नहीं आ रही है? रो तो नहीं रही थी या सोच रही थी बस जल्दी से निकलो घर से? हाँ ना, समझ रहा हूँ। कितना घर पे? घर पे रहो शुरू से? तुम घर पे रहो शुरू से? अभी कहाँ रहते हो, घर पे ही, हॉस्टल में? घर वालों की याद आती है? हॉस्टल की आदत नहीं लगी अभी? हाँ? नहीं, अभी तो जिस हॉस्टल में रह रहे हो तुम लोग वो हॉस्टल हॉस्टल नहीं है, वो तो तपस्या वाला घर है, उसको हॉस्टल मत बोलो। हॉस्टल का मजा आएगा जब कॉलेज में जाओगे तब, घर जाओगे तो लगेगा यार क्या खाली खाली है यार, चलो यहाँ से। हाँ? 12 साल? कौन? हाँ बे, तुम पढ़ ही रहे हो क्या बचपन से हॉस्टल में? बाप रे बाप, उसके बाद ये हाल है तुम लोगों का? हाँ पता है मुझे। नेक्स्ट स्लाइड। ये क्या लिखोगे, तो सब समराइज ही किए हैं, लिखोगे जल्दी लिखो। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को कहीं के लिखते हैं, कहीं के भी लिखते हैं, जहां जहां सवाल में जरूरत पड़ेगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का
अगर नीट में आता है तो डेटा दिया रहेगा, दोनों दिया रहेगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी दिया रहता है, गैस कांस्टेंट भी दिया रहता है, बट डेटा याद होने से कई बार थोड़ा आसानी हो जाती है। अनेबल टू एक्सेस इंटरनेट, हाँ कनेक्शन, गजब नमूने हो गए तुम लोग। बट लाइफ लॉन्ग मेमोरी है, पटना पढ़ा के मुझे बहुत अच्छा लगा, पढ़ा के बस। हाँ सच में, सच में यार, मतलब फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अपनी पूरी टीचिंग जर्नी में मैं पहली बार ऐसे अपनी लाइफ ऐसे देखा, फिर ऐसे देखा, फिर ऐसे देखा, अच्छा लगा मुझे। शुरुआत में तो लगा, हाँ नहीं अभी तो ठीक है, वो बस केवल शुरुआत के 10-15 दिन 20 दिन था, जब ऐसे इसके जैसे लोग तो कहते थे आईआईटी का मास्टर एक कहाँ नीट पढ़ा पाएगा। हाँ, मैं कहा हमको बुरा लग जाता था यार, मतलब ऐसा ऐसा एहसास हुआ उस दौर में कि यस एग्जैक्टली, अभी का अभी तो खत्म करने दो। हाँ एंड लिटरली लिटरली फर्क पड़ता है, लिटरली फर्क पड़ता है। अरे सुनो तो, बात तो सुनो तो, अच्छा बोलिए। तो बात ये है कि मुझे सच में बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं पहली बार ऐसे, एक तरीके से देखा जाए तो आइडियलिस्टिकली पहली बार मैं शुरू से लेके लास्ट तक नीट पढ़ा रहा हूँ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। इसके पहले मैंने कभी ऐसे पूरा नहीं पढ़ा है, एक दो बार जब मेरा अपना इंस्टीट्यूट था तो मैं कुछ चैप्टर्स पढ़ाया हूँ, बीच में टीचर्स जब ऊपर नीचे होते थे तब तो, और उसमें जो बच्चे आते थे वो हमारे यहाँ के ही 95, 85, 90% ऐसे वाले बच्चे होते थे, तो उनका मैथमेटिक्स थोड़ा, और वो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे थे तो उनको अंग्रेजी में प्रॉब्लम नहीं होता था, तो उनको ऐसे थोड़ा थोड़ा लेवल टच करा के ले जाओ तो उनको ऐसे जेई मेंस तक टच करा के वापस ले आते थे, बट टच करा देते थे, कंटेंट पूरा पढ़ा देते थे, एब्जॉर्व कर ले जाते थे। यहाँ दिक्कत ये है कि हम बहुत आसान पढ़े, एंड लिटरली नीड भी वही है। जब कुछ पेपर में टफ आता, जैसे 2019 का पेपर, 2018 का पेपर, अगर वैसा पेपर आता और जिस पैटर्न पे आज हम पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा सिलेक्शन नहीं होता। सीरियस सी बात है, अभी तुमको दिखाओ 2019-19 के क्वेश्चन उड़ा के देखो, अभी एक दो क्वेश्चन हैं इसमें नाचने लगोगे, बढ़िया मस्त झूमोगे, ऐसे क्वेश्चन हैं, शुरू अप्रोच ही नहीं समझ आएगा करें क्या। और तब वही बात है, टफ था तो तब कट ऑफ भी नीचे थी, तब कट ऑफ भी नीचे थी, ये था। इस वजह से मुझे लगता है टफ एग्जाम इज अ गुड थिंग। आसान एग्जाम में दिक्कत होता है क्योंकि उसमें पूरा भीड़ आ जाता है पार्टिसिपेशन में, तो एग्जाम निकालना वो कठिन हो जाता है। हाँ? चले आगे बढ़े, चल आओ देखो भाई, अब अगली स्लाइड है हमारे पास, कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। सुनेगा, सब लिख के लाए भाई, क्या करें, अब इतना क्लास में बैठ के लिखने लग जाते तो फिर समय कितना लगता है। तो देखिए आइडियल गैस का सिंपल सा बात है, आइडियल गैस की सिंपल कहानी ये है कि वो किसी तरह की कोई पोटेंशियल एनर्जी प्रोसेस नहीं करता। कोई भी बॉडी पोटेंशियल एनर्जी तभी प्रोसेस करती है जब वो, ये सब सब अभी 4 लाइन है, सब अभी हम बोल देंगे तुमको, सब एक एक लाइन पढ़वा देंगे, सब आ जाएगा, बस पहले मेरी 4 लाइन सुन लो। कोई भी आइडियल गैस है तो वो कभी भी कोई पोटेंशियल एनर्जी प्रोसेस नहीं करेगी। जब कभी भी पोटेंशियल एनर्जी रोल में आती है मतलब कोई ना कोई इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन है, किसी ना किसी तरह का फोर्स है। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आई तो क्या आया, ग्रेविटेशनल फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आया तो क्या आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा नहीं होता, क्लियर, मैग्नेटिक फील्ड की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती क्योंकि वहां अगर कोई चार्ज रुका हुआ है तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होता, क्लियर है ना। तो मॉलिक्यूल्स में कहा गया कि जो ये मॉलिक्यूल्स है इनके बीच में कोई इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन नहीं है, मतलब इनके बीच में कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं, क्लियर है। वैसे वास्तविकता ऐसी है नहीं, पोटेंशियल एनर्जी रहती है, बट हम किसकी बात कर रहे हैं, रियल गैस की कि आइडियल गैस की, आइडियल गैस की। तो आइडियल सिचुएशन का बेस ये रख दिया गया कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी तरह का कोई अट्रैक्शन नहीं, सारी की सारी एनर्जी उस गैस की जो है वो उस गैस के मॉलिक्यूल्स के दौड़ने की वजह से है, मतलब ऑल द एनर्जी ऑफ गैस इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। समझ गया क्या।
उस गैस की जितनी भी एनर्जी है वो सब किस फॉर्म में है? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। ठीक, जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी वो ये थी कि साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द कंटेनर। क्लियर? जैसे कंटेनर का जो साइज है उसके कंपैरिजन में जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनका साइज बहुत कम है। ठीक है ना? उससे फायदा क्या होता है कि जब आप वॉल्यूम ऑफ गैस लिखते हैं तो उसको आप वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर लिख लेते हैं। अदरवाइज रियल गैस में क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। क्या तीखी चीज खिला दिया यार तुम। हाँ मेरे ये नहीं, मेरी बिटिया का नाम है यार। नहीं कटा वटा नहीं, खून से नहीं लिखे हैं। ठीक है चलो तो हाँ उसके लिए 3 रुपए चाहिए। अच्छा छोड़ो इधर आओ, तुम ध्यान दो क्या बात कर रहे थे हम लोग कि मॉलिक्यूल्स का जो साइज है वो बहुत स्मॉल है, वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, ताकि हम जो गैस का वॉल्यूम लिख रहे हैं वही कंटेनर का वॉल्यूम लिख ले। क्लैरिटी है? ये 3 बातें बेस रखती हैं किसकी? आइडियल गैस की, और सारी कहानी इसी से जुड़ी हुई है। ठीक है, देखो पहला, साइज ऑफ मॉलिक्यूल आर नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द इंटरएटॉमिक डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज स्फेरिकल एंड कोलाइड्स इलास्टिकली। कोलिजन कैसा होता है? इलास्टिक, किसी तरह का कोई एनर्जी लॉस नहीं होता। तभी हम कह पाते हैं कि ऑल द एनर्जी कन्फाइंड इन एन आइडियल गैस इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और किसी तरह का कोई एनर्जी लॉस नहीं। अच्छा, और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करते हैं। क्लियर? जैसे मान लो एक गैस मॉलिक्यूल गया दीवार से टकराया और टकरा के वापस आया, तो क्या मॉलिक्यूल का मोमेंटम चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अगर मॉलिक्यूल का मोमेंटम चेंज हुआ तो क्या मॉलिक्यूल ने दीवार के ऊपर फोर्स लगाया होगा कि लगाया नहीं लगाया होगा? लगाया होगा, लगाया ना। अरे भाई तभी तो सिलेंडर फट रहा है। कैसे फट रहा है? डिग्री ऑफ रैंडमनेस मॉलिक्यूल्स का बढ़ जा रहा है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जा रही, उनका मोमेंटम चेंज ज्यादा हो रहा है, तो फोर्स ज्यादा लग रहा है, तो सिलेंडर फटेगा। क्या रखा रखा सिलेंडर फट जाएगा? नहीं। मान लो गाड़ी चल रही है, सिलेंडर लदा हुआ है, अचानक से सिलेंडर गिर गया। अरे गिरेगा तो क्या मॉलिक्यूल्स के बीच में हलचल होगी? उनको एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो दीवार के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाएंगे, लगाएंगे तो फोड़ फाड़ के बाहर। ठीक है ना? अच्छा, बस इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि तुम क्या पढ़े थे कि 2 मॉलिक्यूल के बीच में कोई इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन है? नहीं। न्यूटन्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं ना? हाँ, लेकिन मोशन अंडर ग्रेविटी को फॉलो, समझ गए कि नहीं? समझे बात? समझे? उनके ऊपर ग्रेविटेशन का कोई इफेक्ट नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि ग्रेविटेशन का इफेक्ट नहीं है तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फॉलो नहीं होगा। बात समझे ना? जैसे तुमको स्पेस में ले दिया जाए जहां कोई ग्रेविटी ही नहीं है, तो क्या उसका इफेक्ट तुमको महसूस होगा? नहीं। लेकिन तुमको एक लात मार दूं मैं, तो क्या होगा? जितनी रफ्तार से तुम जाओगे उतनी रफ्तार से मैं भी जाऊंगा। जितना फोर्स तुम पर लगेगा उतना ही फोर्स मुझ पे लगेगा। क्या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा कि नहीं? ईच एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, बट वहां पे ग्रेविटी काम नहीं कर। सेम एज आइडियल गैस के साथ है कि ग्रेविटेशनल इफेक्ट होता है कि नहीं होता है? नहीं होता। ग्रेविटेशनल इफेक्ट नहीं होता, लेकिन वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, चलो भाई। अच्छा, डेंसिटी इज कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द कंटेनर, क्योंकि कोई इंटरएटॉमिक अट्रैक्शन नहीं है, तो हम ये मानते हैं जब कोई अट्रैक्शन ही नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा। क्लियर है? तो डेंसिटी को हम क्या मान लेते हैं? कांस्टेंट। अच्छा, और बात, देयर इज नो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पढ़ लिए। टोटल एनर्जी ऑफ द गैस इज सम ऑफ all the kinetic energy of all the gas molecules, because the potential energy of ideal gas is zero. Due to constant collision of molecule at the walls of container, there is a momentum change that is transferred to the wall. Consequently, pressure is exerted by the gas molecule on the walls of a container. और ये भी यही एक टॉपिक बन के आएगा, प्रेशर ऑन द साइड वॉल्स ऑफ कंटेनर। अरे क्लैरिटी है? ठीक। अरे भाई मोमेंटम चेंज हुआ तो दीवार के ऊपर फोर्स लगा ना, और दीवार का अपना सरफेस एरिया है कि नहीं है? है। अगर मान लीजिए खूब सारे मॉलिक्यूल्स उससे जाके टकरा रहे हैं तो दीवार के ऊपर प्रेशर तो आएगा, फोर्स अपॉन एरिया आएगा ना। हाँ, तो ये हो गए बेसिक आइडियल गैस की एजम्पशंस, जिनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद क्या आता है? बॉयल्स लॉ। बहुत साधारण बात। बॉयल्स लॉ क्या कहते हैं भाई? बॉयल्स लॉ क्या कहते हैं? फटाफट बताओ भाई, सवाल भी लगाने अपने को। भाई पहले तो गैस इक्वेशन लिख लो। पीवी इक्वल्स टू क्या भाई साहब? एनआरटी। पीवी इक्वल्स टू
तो बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम की इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम? बताओ इन दोनों में कौन सही है, एक की दोनों? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम या वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर? दोनों सेम ही है। अब जब सर आएंगे ना, सर्वेश सर, तुमसे पूछना सर दोनों सही है कि कोई एक ही सही है? वैसे हम बता दें कोई एक ही सही है इसमें। दोनों सही नहीं है, पहला वाला गलत है, पहला वाला गलत है। हाँ, जो तुम पढ़ के आओ ना, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, गलत है। सब हम ही बता दे तो कुछ तो रहना चाहिए ना, हम केमिस्ट्री मास्टर थोड़ी हैं। चलो हिंट दे देते हैं तुमको फिजिक्स से। V इक्वल्स टू आई आर पढ़ते हो? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। सब गधेड़े हो तुम, सब के सब। करंट क्यों दौड़ी? पहले कौन आया? जब पोटेंशियल डिफरेंस आया तब ना इलेक्ट्रॉन भागे। तो I V पे डिपेंड करेगा कि V I पे? कितना करंट दौड़ेगा ये इस बात पर निर्धारित होगा कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस आप क्रिएट किए हैं। समझे कि नहीं? तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अरे क्लैरिटी है ना? हाँ, वैसे यहां पर भी है। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V या V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P? हाँ, V क्यों? क्योंकि बिना प्रेशर चेंज किए आप वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते। बात समझे हैं? पल्ले पड़ा है। अब मान लीजिए आपको एक बॉल दे दें, हम कह दें इसमें कि बिना वॉल्यूम चेंज किए इसका प्रेशर बढ़ा के दिखा दीजिए, कर पाएंगे? कर पाएंगे? नहीं। अगर आपको वॉल्यूम चेंज करना ही है बॉल का, तो क्या आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? बिना प्रेशर के वॉल्यूम चेंज हो जाएगा? नहीं। तो पहले कौन आया? प्रेशर डिफरेंस, तब जाके क्या चेंज हुआ? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की डिपेंडेंसी किस पर है? प्रेशर पर। समझे ना? अच्छा, फनी चीज है ये, फिजिक्स की कुछ, केमिस्ट्री की कुछ फनी चीजें हैं। सवाल से कोई फर्क नहीं पड़ता, सवाल सब एक ही जैसा लगेगा। हाँ बाबू, बाहर से प्रेशर आ रहा है उसमें, हवा हवा लगा रहे, अरे भैया हाँ, तो वही तो हम कह रहे हैं कि बिना प्रेशर डिफरेंस के वॉल्यूम नहीं आएगा। यही कह रहे हैं, उल्टा नहीं कह रहे हैं। आओ इधर ध्यान से देखो, पीवी बराबर क्या? पीवी बराबर क्या? कांस्टेंट। पीवी बराबर कांस्टेंट, तो इसको ऐसे लिखते हो क्या? P1 V1 बराबर P2 V2। अच्छा, मोटी मोटी बात और देखो, अगर हम कहें यहां पर प्रेशर है, हम कहें यहां पर वॉल्यूम है, क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसे चलता है? अच्छा, अगर मान लो हम तुमसे कहें तुम ग्राफ ड्रॉ करो टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का, क्या टेम्परेचर में कोई चेंज हो रहा है जी? क्या सीधी लाइन खींच दें? अच्छा, अगर हम टी की जगह पीवी लिख दे तो घबरा जाओगे क्या? पीवी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टी के। तो पी इंटू वी कॉन्स्टेंट है ना, यही तो पढ़ के आए हो ना? अच्छा, सोचो अगर हम ऐसे कहें कि ये तुम्हारे पास क्या है? क्या रख दें? टेम्परेचर रख दें। यहां पर तुम्हारे पास प्रेशर रख दें। बोलो भाई, प्रेशर चेंज होगा तो टेम्परेचर पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। क्या कांस्टेंट रहेगा? क्या यहां भी टी की जगह पीवी लिख सकते हैं? क्योंकि पीवी क्या है? कांस्टेंट। पीवी क्या है? कांस्टेंट। मोटा मोटा हिसाब समझ आया? कोई खास बात नहीं? अच्छा, हाँ पढ़े हो गए ये तब? हाँ, पता नहीं क्या सर, हम तो पहली बार देख रहे हैं। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स के दो लॉज थे, एक लॉ ऑफ प्रेशर, एक लॉ ऑफ वॉल्यूम। लॉ ऑफ प्रेशर को कुछ बोलते हैं, इसमें क्या है? चार्ल्स लॉ क्या है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर? चार्ल्स का जो मेन स्ट्रीम लॉ था वो ये था कि प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट, और वॉल्यूम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अरे नहीं आया, कैसे बना रहे हैं? क्या है इक्वेशन? पीवी बराबर एन आर टी। तो पी क्या है? कांस्टेंट, तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू T1 अपॉन T2। अरे समझ आया जी? सोच, हम कहे यहां पर प्रेशर है, सॉरी यहां पे वॉल्यूम है, और यहां पर क्या है? टेम्परेचर। कैसी लाइन मिलेगी? स्ट्रेट लाइन। कैसे? सीधी। कहां से पास करेगी? ओरिजिन से। पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू। याद रखे ना, तभी काम बनेगा आगे। अच्छा, मान लो अगर हम तुमसे कहते कि प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का डायग्राम ड्रॉ करो, तो क्या करते? क्या सीधी लाइन खींच देते? कर देते ना? अच्छा, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का
ये प्रेशर और ये वॉल्यूम, क्या सीधी लाइन चली जाती? अरे चली जाती ना। ये चार्ल्स लॉ। क्लियर? और देखो और कौन सा लॉ है, एक और महाराज थे, कौन सा? दो बार चार्ल्स लॉ आ गया, एवोगैड्रोस लॉ। नहीं, ये गेल उसैक थे, इनको और कोई नाम ही नहीं मिल रहा था। गजब रहे सब। चार्ल्स की जगह क्या हो गए? हाँ भाई, गेल उसैक्स लॉ। भाई हंसो मत, आजकल केस हो जाता है इस पे। हमारे हमारे एमएसएम सर ऐसा लपेटे गए थे इसमें कि करियर खराब हो गया उनका। हाँ, बाबा ने जाके उनको ट्रोल कर दिया था, क्या बोलते हैं वो, है ना साउथ कोरियन वाले, डांस करते हैं वो सब। हाँ बीटीएस, अरे जो लपेटा था बीटीएस को भाई साहब। हाँ जरूरी था ना। पता है न्यूयॉर्क टाइम्स में क्या न्यूज छपा था? न्यूयॉर्क टाइम्स में बाबा की फोटो लगी थी। और हाँ, न्यूयॉर्क टाइम्स में। अरे तो हल्के में ले रहे हो यार, माफी मांगना पड़ा था बाबा को आके फ्रंट पे। न्यूयॉर्क टाइम्स में फोटो लगी थी और लिखा था द जेंडर फोबिक मास्टर ऑफ इंडिया। बाबा क्या बात है यार, क्या पॉपुलैरिटी पाए हो यार। हाँ। चलो इधर आओ, सुनो भाई, भाई 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 बस। हाँ भाई, किसने? अच्छा, एमएसएम बाबा को जानते हो? हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, क्या चीज? ये देखो। ए भाई, ये प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और वॉल्यूम क्या होगा नेता? कांस्टेंट। अरे वॉल्यूम क्या होगा? तो क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं, P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू T1 अपॉन T2? नेता तुम लोग जितना लेट कराओ ना, सब कंपनसेशन होगा 1:30 तक। नहीं सर, सिलेबस कौन खत्म करेगा? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्या सीधी लाइन खींचेंगे? पासिंग थ्रू ओरिजिन। अच्छा सोच, अगर अपने पास ऐसे आ जाए, क्या वॉल्यूम टेम्परेचर का ग्राफ आ जाए, क्या ड्रॉ कर सकते हैं? टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम में कोई चेंज, क्या ये सब समझ पाते हो यार? अच्छा नेक्स्ट वन, अगर अपने को कह दिया जाए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, तो क्या ऐसी सीधी लाइन खींचे या वर्टिकल? वर्टिकल ना। अरे भाई हॉरिजॉन्टल पे तो वॉल्यूम है ना भाई, और वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो क्या सीधी लाइन ऐसे खिंच जाएगी? अरे क्लियर है ना? ये हो गया अपने पास क्या, गेल-लुसैक्स लॉ। क्या हो गया भाई साहब? गेल-लुसैक्स लॉ। नेक्स्ट वन, सब बकवास ही है, कुछ खास मतलब है नहीं, केवल गैस इक्वेशन बता रहे, सब काम हो जाता है। नेक्स्ट वन क्या है? एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस कहते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स विल बी फिक्स्ड, N1 बराबर N2, N1 बराबर N2। अरे क्लियर है? अगर N1 बराबर N2 है तो PV इक्वल्स टू क्या पढ़े हो? इफ नंबर ऑफ मोल्स इज फिक्स्ड, तो PV इक्वल्स टू NRT पढ़े हो ना? तो N बराबर कितना लिखोगे? PV बाई RT। R तो कांस्टेंट है, R तो कांस्टेंट, तो N1 को क्या लिख सकते हैं? P1 V1 अपॉन T2 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। क्लियर है? इनका कहने का मतलब था, at any atmospheric pressure, at any volume, at any temperature change in a gas, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो साधारण सी बात है, वो तो सबको दिखाई भी देता है नहीं? अगर मान लो एक कंटेनर दे दिया जाए, उस कंटेनर में गैस भर दी जाए, उस कंटेनर को आप बड़ा कर दो, क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे? नहीं। छोटा कर दोगे, घट जाएंगे? नहीं, उसमें कोई चेंज नहीं हो। ठीक, बढ़िया, गुड जॉब। ये था हमारे पास क्या भाई साहब, एवोगाड्रोस लॉ। क्लियर? अरे क्लियर? इसका कोई ग्राफ रफ नहीं है। इसके बाद बात आ जाती है किसकी, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। प्रेशर कैसी क्वांटिटी, स्केलर की वेक्टर? स्केलर की वेक्टर, स्केलर ना। मान लो हमने कहा कि हमने इसके अंदर हीलियम गैस डाल दी, क्या डाल दी? हीलियम। और इस हीलियम गैस से जो प्रेशर आया वो आया P1। कितना आया? P1। फिर इसके अंदर हमने आर्गन डाल दिया, क्या डाल दिया भाई साहब? आर्गन।
आर्गन की वजह से प्रेशर आया कितना, P2, क्लियर है। उसके बाद मान लो हमने डाल दिया इसमें नाइट्रोजन, कुछ भी डाल दो, नाइट्रोजन मान लो 3 गैसेस डाल दी। अगर इसके अंदर हमने 3 गैसेस डाल दी, एक से प्रेशर P1, दूसरे से P2, तीसरे से P3, तो नेट प्रेशर कितना होगा, तीनों प्रेशर का सम, क्योंकि प्रेशर कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, इसको बोलते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्लियर, कहीं कोई काम का नहीं है, बकवास। अब आओ सीधे सवाल पे, अब सीधे सवाल पे, सवाल पढ़ना। अ रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस। आइडियल गैस क्या है, सबसे पहला आइडियल गैस का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो मैंने बताया, जो वहां लिखा था वो नहीं, कि किसी तरह का कोई इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना। तो पहला क्या कह रहा है, प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ आर हाई। अगर प्रेशर बहुत हाई होगा तो क्या मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होंगे, अरे होंगे ना, मतलब इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन प्रोसेस होगा। तो पहला तो नहीं। दूसरा, प्रेशर एंड टेम्परेचर आर बोथ लो। क्या काइनेटिक एनर्जी बहुत कम हो जाएगी, टेम्परेचर कम हो गया तो? क्या फिर से मॉलिक्यूल्स का रैंडमनेस कम हो जाएगा तो पास पास आएंगे? तीसरा कह रहा प्रेशर इज हाई एंड टेम्परेचर इज लो। हाई प्रेशर पे हमेशा मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे, पास पास, और पास पास रहेंगे तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन रूल में रहेगा। क्लियर। चौथा क्या है, प्रेशर इज लो एंड द टेम्परेचर इज हाई। लो प्रेशर का मतलब ऑब्वियस सी बात है कि मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, और टेम्परेचर ज्यादा होने का मतलब है कि बहुत तेज दौड़ रहे हैं। तो ऑल द एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और आइडियल गैस जस्टिफाई हो गया कि नहीं? तो सही आंसर क्या होगा, 4। हाँ, अब मां मुंह घूम जाएगा दादा। दो मॉलिक्यूल्स पास पास कब आएंगे, जब कोई धक्का मार के ले आएगा ना। तो धक्का मार के ले आएगा तो प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? नहीं यार, वो बस ऐसी बातें हैं यार, ये अहिंसा परमो धर्म। ये बताओ तो, टू गैसेस ऑफ इक्वल मोलर अमाउंट, क्या एन सेम है और क्या सेम है, एंड आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, क्या टेम्परेचर भी सेम है? कौन सा आंसर होगा? पीवी को एनआरटी होता है ना, तो एन भी सेम है और टी भी सेम है, तो P1 V1 बराबर, नहीं रिलेट कर पाते हो क्या यार? P1 V1 बराबर P2 V2 कैसे लिख पाए, क्या क्या सेम है? एन भी सेम है, और आर तो, अबे आर तो कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है, टी भी क्या है, सेम है। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है कि नहीं होता है? तो पीए वीए भी एनआरटी होगा, पीबी वीबी भी एनआरटी होगा। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? समझ आ रहा है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हीलियम, gases are at same temperature and pressure, which of these will have large number of molecules? सोचो, सवाल पढ़ो, क्या क्या सेम है, वॉल्यूम, और क्या सेम है, टेम्परेचर, और क्या सेम है, प्रेशर। अब सब तो सेम हो गया। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में पी भी सेम, वी भी सेम, और आर तो कांस्टेंट है दादा। सर आ रहा है फ्लो में आर। क्या टी भी सेम है? क्या नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंज होगा? चाहे कोई सा भी गैस हो, कोई फर्क पड़ता नहीं। ऑल द गैसेस विल हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। अगर मेरा P बराबर V बराबर T बराबर क्या है, कांस्टेंट, सबको हम किससे इक्वेट कर रहे हैं, कांस्टेंट से, बराबर नहीं लिखा जाता। P बराबर P इंप्लाइज दैट V इंप्लाइज दैट T, और सब क्या है, कांस्टेंट। तो क्या N भी मेरा कांस्टेंट होगा? नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो ऑल द गैसेस विल हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नेता समझ आया? अगला पढ़ो, गैसेस ओबेज वैन डर वाल इक्वेशन एट। वैन डर वाल इक्वेशन का नाम सुने हो, केमिस्ट्री में था ना यार। तो तुम्हें बताया नहीं क्या वैन डर वाल इक्वेशन कब काम करता है? वैन डर वाल इक्वेशन किसके लिए, आइडियल गैस के लिए कि रियल गैस के लिए? रियल गैस के लिए। पढ़े हो क्या होता है, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी बराबर आरटी एनआरटी, जो भी। अरे क्लियर है ना? क्या ए बी सब कांस्टेंट होते हैं? और वैन डर वाल ने रियल इक्वेशन दिया था, आइडियल, जो अपना पीवी इक्वल्स टू एनआरटी वाला इक्वेशन है ना, आइडियल गैस इक्वेशन, उसी को रियल गैस में कन्वर्ट करके दिया था। और ये सभी टेम्परेचर और प्रेशर पर काम करता। ऐसी रियल इक्वेशन बनाने का कोई फायदा होगा जो स्पेसिफिक कंडीशन पर ही काम करे? नहीं ना।
तो इसी इक्वेशन की वजह से वैन डर वाल राजा बन गया। उसके बाद उसकी कुछ खराब बातें भी लोगों ने सुनी, बहुत बकवास की है वैन डर वाल ने। थोड़ा बहुत तुम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होगे कि नहीं? पढ़े हो? वैन डर वाल का बकवास सुने होगे? नहीं सुने होगे। अब तो तुम लोग वो है ना, तो सा तो कंटेंट है तुम्हारा, ऐसे तो पढ़ते हो तुम लोग एकदम जमीन में घुस के, उसके बाद भी तुमको कठिन लगता है। हम क्या टाइम खराब करें अपना, सिलेबस हमको खत्म करना है तुमको। अ बॉक्स कंटेन n molecules of a gas. If the number of molecules is doubled, then the pressure will same दिख गया तो सर सेम आएगा, क्या होगा? डबल ना। अबे भाई कंटेनर में तुमने क्या कंटेनर की साइज चेंज किया? टेम्परेचर चेंज करने की कहीं बात कर रहा है? नहीं। तो पीवी इक्वल्स टू क्या होता है? तो कॉमन सेंस लगाओ ना यार, कंटेनर चेंज हुआ नहीं, टेम्परेचर चेंज हुआ नहीं, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। तो एन डबल हुआ तो पी भी डबल। यही सब में हमको ज्यादा मेहनत करना है, सवाल तो भी बन जाएगा खट खट। ये बताओ, एन आइडियल गैस फॉलोज अ प्रोसेस, एक हम बताएंगे, आगे तुमको बताना है। एक आइडियल गैस है, वो कौन सा प्रोसेस फॉलो कर रही है? पीटी बराबर कांस्टेंट, पीटी बराबर कांस्टेंट। द करेक्ट ग्राफ बिटवीन द प्रेशर एंड द वॉल्यूम इज कौन सा? थर्ड। तुमको कैसे पता? क्या प्रेशर वॉल्यूम दिया हुआ है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी नहीं है, वो पीटी बराबर क्या है? कांस्टेंट। सुनो, कोई ऐसा रैंडम सा प्रोसेस रहा होगा जिसमें पी और टी क्या हो, पी और टी का प्रोडक्ट क्या रहा होगा? कांस्टेंट। हमेशा जब भी ये सवाल आए तो इसको मानना है पहला इक्वेशन। दूसरा देखना है कि ये आइडियल गैस है कि नहीं है। नहीं है? बस साफ साफ लिखा हुआ है एन आइडियल गैस। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? पीवी इक्वल्स टू एन आर टी। यहां सारे ग्राफ किसके हैं? प्रेशर और वॉल्यूम के। प्रेशर और मतलब तुमको क्या हटाना है पहले में से? टेम्परेचर। क्या हटाना है? तो यहां से टेम्परेचर की वैल्यू उठाओ और इसमें रख दो। टी की जगह रखोगे क्या? क्या रखोगे? पीवी बाई एन आर, पीवी बाई एन आर बराबर कांस्टेंट। अब जो समझदार बच्चा होता है वो पूरा पीवी बराबर एनआर नहीं रखता है, वो बस वही टर्म रखता है जो वेरिएबल है। एन तो ऑलरेडी कांस्टेंट था, आर तो ऑलरेडी कांस्टेंट था, तो टी बराबर क्या रख देंगे? पीवी। तो प्रेशर स्क्वायर और क्या इनटू वॉल्यूम बराबर क्या? कांस्टेंट। मतलब V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर या पी स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ये तो हमने कोई लॉ पढ़ा ही नहीं। पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी बताया था नेता, बॉयल्स लॉ नहीं है ये। अरे समझे कि नहीं समझे? ये कोई रैंडम सा प्रोसेस है। अभी जब तुम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे तो इसका और एक दो फेस तुमको देखने को मिलेगा। तो हमेशा याद रखना है कि अगर कोई गिवन गैस कोई सिचुएशन फॉलो कर रही है, आइडियल गैस, तो सबसे पहले क्या करो? वो सिचुएशन लिख दो। और दूसरी बात, जो भी सिचुएशन लिखी उसको एज इट इज लिख दो। दूसरी बात देखो कि वो आइडियल गैस है कि नहीं है। आइडियल गैस क्या है? पीवी बराबर एन आर टी। अब हमारी इच्छा क्या है? हमको क्या चाहिए? पीटी की पीवी। क्या चाहिए था? पीवी। क्या चाहिए था? मतलब टी को उड़ाना है, यहां से टी की वैल्यू उठा के रख दीजिए इसमें। क्योंकि ये जो गिवन इक्वेशन है, क्या वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेगी कि नहीं करेगी? करेगी, क्योंकि गैस कैसी है? आइडियल। कॉमन सेंस, यहां से वैल्यू उठा के यहां रख दिए। तो भाई कौन सा ग्राफ सही हो गया? तीसरा। सर हमने सही बताया था, यही सोची थी। और सिखाएं? और सवाल सिखाएं? चलो आओ देखो, यहां क्या लिखा है, सुनना। क्या लिखा है? पीवी की पावर 2/3 बराबर क्या लिखा है? कांस्टेंट। तुमसे क्या पूछा है? एन आइडियल गैस मिक्सचर filled inside a balloon expands according to the relation PV equals to 2/3 equals to constant. The temperature inside the balloon is, तुमने क्या क्या किया है? सोचो क्या चेंज किया है तुमने? प्रेशर, तुमको क्या गिवन है? क्या चेंज कर रहे हो तुम? प्रेशर चेंज कर रहे हो या वॉल्यूम चेंज कर रहे हो? ध्यान से, एन आइडियल गैस मिक्सचर filled inside a balloon
एक्सपेंड्स। क्या चेंज हुआ? क्या चेंज हुआ? और तुमको किसका ज्ञान पूछा है? किसका? मतलब तुमको एक रिलेशन चाहिए जिसमें वॉल्यूम और क्या है, क्या ना आए, क्या ना आए। तो आइडियल गैस है कि नहीं है? तो पीवी इक्वल्स टू, क्या पी को हटाना है? क्या मैं पी बराबर केवल टी बाई वी लिख सकता हूं? क्यों लिखा? क्या एन और आर पहले से ही कांस्टेंट थे? थे ना? तो एन और आर को लिखने की कोई जरूरत नहीं। यहां लिख दो, क्या मिलेगा? टी अपॉन वी इक्वल्स टू इंटू वी की पावर 2/3 बराबर कांस्टेंट। तो क्या हो गया? 2/3 में से क्या एक घटा दोगे? अरे वी की पावर -1 ना, बराबर क्या है? कांस्टेंट। तो टी की पावर +1/3 की -1/3, वी की पावर -1/3 बराबर कांस्टेंट। अच्छा, तुमको अगर दिक्कत ना हो तो क्या t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v की पावर 1/3 लिखा जा सकता है? नहीं आया? आया ना? आया ना? तो तुमने वॉल्यूम बढ़ाया तो टेम्परेचर, अरे 1/3 भी तो एक नंबर ही है ना यार, क्यूब रूट ही तो है। तो वॉल्यूम बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज। सोचो अगर इसी सवाल में वो कहता कि पीवी की पावर 3/2 बराबर कांस्टेंट, पीवी की पावर 3/2 बराबर कांस्टेंट, तो तुम क्या करते? तो तुम क्या करते? और सेम सवाल होता, सेम सवाल होता तो तुम क्या करते? प्रेशर को हटाते ना, प्रेशर की जगह क्या लिखते? क्या लिखते हैं? टी बाई वी, टी बाई वी। अब बच्चा समझदार हो गया, अब बच्चा समझदार हो गया तो उसको बार बार पीवी इक्वल टू एनआरटी लिखने की जरूरत नहीं, खट से रिमूव करेगा वो, टी बाई वी इंटू वी की पावर 3/2 बराबर क्या? कांस्टेंट। तो ऊपर जाएगा 3/2 में से घटाओगे तो क्या v की पावर 1/2 होगा बराबर कांस्टेंट। क्या t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√v? अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा। एक सवाल खुद से बनाओगे? लो बनाओ। तेरी हर अदा ने मुझ पे कैसा जादू है, कैसी सिंगिस किंग मूवी देखी तुम लोग? बहुत मस्त मूवी। अब ऐसी कॉमेडी बनती नहीं। बन गया? इतना टाइम थोड़ी लगाना है भाई। सवाल वाल पढ़ा जाता है कि नहीं? खाली प्रोपोर्शनलिटी निकालने से काम चल जाएगा। हाँ, सेकंड √2t और निकाल लो। प्रोपोर्शनलिटी क्या है? v square is directly proportional to t, v is directly proportional to, अब नहीं समझ आ रहा क्या करें? हैं? चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या कहता था? पीवी बराबर कांस्टेंट को हम क्या लिखते थे? P1 V1 बराबर P2 V2। तो T1 अपॉन T2 बराबर √V1 अपॉन √V2 नहीं लिखा जा रहा है? अरे दादा हो, हे मालिक हो, भैया यहां क्या लिखा है? पी स्क्वायर वी बराबर क्या लिखा है नेता? कांस्टेंट। क्या लिखा है? कांस्टेंट। द इनिशियल टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस आर T एंड V. When it expands to volume 2V, then its temperature will be, तो मतलब पहली प्राइमरी नीड हमको ये देखनी है कि हमको रिलेशन क्या बनाना है, टेम्परेचर और वॉल्यूम। क्या प्रेशर एलिमिनेट करना पड़ेगा? तो प्रेशर की जगह क्या मैं T/V लिख सकता हूं? यहाँ पे स्क्वायर है और इसको मैं किसके बराबर लिख सकता हूं? कांस्टेंट के। तो क्या T स्क्वायर V की पावर -1 बराबर कांस्टेंट लिख सकता हूं?
मतलब टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी लिख सकता हूं। डन, माहौल सेट। अब जब ये मिला तो फिर जैसे अपन बॉयल्स लॉ में करते थे, T1 अपॉन T2 का स्क्वायर इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 का स्क्वायर। T1 कितना, हाँ यहां स्क्वायर नहीं होगा, क्या बात है। T1 बहुत बढ़िया हुई, धन्यवाद। T1 का वैल्यू T मान लें, T2 का निकालना है, और V1 कितना है जी, और V2 कितना है 2V, एक्सपेंड करके 2V कर दिए हैं, कट गया। तो T2 बराबर कितना आ जाएगा, √2V। क्या है, हाँ √2T, हाँ ठीक। T2 बराबर कितना हो गया, √2T। इसका V से तो V कट गया ना, ये वाला T बचा है, तो आंसर कितना हो गया, √2T। दीदी समझ आया, समझ आया, पक्का झूठ तो नहीं बोल रही हो, हाँ हाँ, झूठ मत बोलना। ये देखिए, फाइंड द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन्ड इन अ वेसल ऑफ वॉल्यूम कितना लीटर है, कितने डिग्री सेल्सियस है, और प्रेशर कितना है 1.3 इंटू 10⁵ पास्कल। फॉर्मूला क्या लगाओगे, पीवी बराबर क्या, एनआरटी। क्या सारी वैल्यूज एसआई यूनिट में रखी जाएंगी, रखी जाएंगी, क्या मैं सॉल्व करूं, अरे प्रेशर भाई कुछ घर के लिए, प्रेशर अपने को क्लियर है, 7 लीटर में कितना मीटर क्यूब होगा, 10⁵। अरे भैया, 1 लीटर जो होता है, 1 लीटर जो होता है, वो 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर होता है। तो 7 लीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 10⁻³ टेम्परेचर कितना 273 केल्विन, और प्रेशर गिवन है। क्या सॉल्व करके एन निकाल सकते हो, कितना आएगा पता नहीं, होमवर्क 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 होमवर्क, अब थोड़ा अब होमवर्क करा जाए थोड़ा। ये बताओ, सुनो सुनो सुनो, द लोएस्ट प्रेशर दैट कैन बी क्रिएटेड इन अ लेबोरेटरी at 27 degree Celsius is 10⁻⁻11 mm of H. At this pressure, the number of ideal gas molecules per centimeter cube will be। क्या निकाल पाओगे, तुमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। फॉर्मूला क्या है, पीवी इक्वल्स टू एनआर। एन चाहिए या एन बाई वी, एन बाई एन बाई एन बाई वी किसके बराबर, पी बाई आर टी। क्या पी पता है, क्या आर पता है, क्या टी पता है, आर नहीं पता, हाँ तो आर तो जानते ही हो ना यार, टी पता है ना। बस एक बात यहां ध्यान देना, कोई नेता ही नहीं करेगा, पहले सारी वैल्यू को एसआई यूनिट में कैलकुलेट करना, और फिर उसके बाद उसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेना। क्लियर है। प्रेशर कितना दे रखा है, प्रेशर कितना है 10⁻⁻11 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg। इसका मतलब P बराबर कितना, रो जी एच, रो कितना है 13.6 इंटू 10⁻³ जी का वैल्यू 10, और हाइट, हाइट कितना 10⁻⁻11 इंटू 10⁻⁻3। समझ आया कि नहीं। अरे भाई mm ऑफ Hg को तो पढ़ाया था यार अभी फ्लूइड्स में, क्या फ्लूइड्स, ये क्या होता है, ये पढ़ाए थे कि नहीं। जितना चकर चकर मुंह चलता है उतना दिमाग चल लेता तो आज स्थिति कुछ और होती। अच्छा कई बार ऐसा लगता होगा ना, यार कंट्रोल नहीं कर पाए, निकल गया, नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा लगता है ना, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं होता। ऐसे नीट का रिजल्ट अनकंट्रोल हो जाए तो कितना बुरा होगा, नहीं कोई बात नहीं, बेइज्जती नहीं कर रहा था यार, तारीफ है तुम्हारी, टेंशन मत लो। ए सुन इधर देख, भाई 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 ये, अरे छोड़ना यार डिंपल, तूने बोला था ना अभी, लेकिन ये यूनिट किस में आया, पास्कल्स। किस में आया भाई, मोटा मोटा हिसाब समझ आ रहा है,
कई बार हमसे गलती होती है कि हम इधर ही यूनिट कन्वर्ट करने लग जाते हैं। सुनना, जहां हम ज्यादा करके गलत करते हैं, हम सोचते हैं कि ये mm ऑफ एच जी है, इसको सेंटीमीटर में डाल देते हैं। हाँ, यहां डेंसिटी लिखेंगे, ये भी सेंटीमीटर में लिख देंगे, और ग्रेविटी 10 डाल देंगे, क्योंकि जी का आदत होता है हमको क्या, 10 लिखने का। आंसर भी निकल आएगा, एक आध ऑप्शन मैच भी कर जाएगा, और तुम टिक मार के आ जाओगे, घर जाके मुंह बन जाएगा। तो इस वजह से जब भी केटीजी, थर्मोडायनामिक्स, इनके क्वेश्चंस दिखे तो पहले ही अपने शॉर्ट नोट्स, अपनी नोट्स के ऊपर लिख लेना आज के दिन कि यहां सारी कैलकुलेशन हम किसमें करेंगे, एसआई में। किसमें करेंगे, एसआई। बाद में कन्वर्ट करना हमारे लिए कोई कठिन बात नहीं रहेगी। तो क्या मैं इसको होमवर्क छोड़ सकता हूं? अरे भाई, प्रेशर तो पास्कल में निकाल दिया ना मैंने, अब क्या टेम्परेचर निकाल सकते हो? 27 डिग्री सेल्सियस रखोगे या केल्विन? क्या 300 केल्विन होगा? कोई दिक्कत? तुमसे पूछा क्या है, एन बाई वी, एन बाई वी ना। यहां से जो तुमको मिलेगा ये पर सेंटीमीटर क्यूब मिलेगा, पर मीटर क्यूब? मॉलिक्यूल्स पर मीटर क्यूब। क्या सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लोगे? जरूरत पड़ेगी नहीं उसकी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि देखो लगभग सारे नंबर्स अलग अलग हैं क्या? अरे है ना? नहीं है? अबे देखना गैप कितने का है, 12 के बाद सीधे 6 और कितने का 5। यहां थोड़ा गेम हो सकता है, लेकिन आंसर यही आएगा। कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है ना? वो तुम जब कैलकुलेट करोगे तुमको आइडिया लग जाएगा। ये बोलो तो रट लेंगे दादा। हाँ भैया, ये बताओ, ये बताओ, ये क्या कह रहा है? अ रिजिड टैंक कंटेन्स, हाँ, दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत दमदार क्वेश्चन है, बहुत दिमाग लगाने वाला। केमिस्ट्री है ये, फिजिक्स नहीं है, बस ध्यान से सुनना भाई। ये आखिरी सवाल है, इसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन है वो होमवर्क है। कल वाली क्लास में केटीजी खत्म हो जाएगा, परसों वाली क्लास में थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट हो जाएगा। बहुत छोटा सा चैप्टर है, मतलब कुछ केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स अलग अलग चैप्टर नहीं है, एक ही में है। तो एक इंटरमीडिएट हिस्सा होता है जिसको डिग्री ऑफ फ्रीडम वीडम बोलते हैं। कुछ लोग उसको केटीजी मानते हैं, कुछ लोग थर्मो मानते हैं। अपने को सिलेबस खत्म करने से मतलब है। ए भैया इधर देखो क्या कह रहा है, सवाल बनाओ, ये सबको बनाना है, साथ देना है मेरा। क्या कह रहा है? एक रिजिड टैंक है जिसका मास कितना है? अ रिजिड टैंक कंटेन्स 35 kg ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में कितना है मास? कितना है? 36 किलो, 35 किलो, 35 kg। सुनना, बहुत बढ़िया सवाल, एकदम अलग लेवल का सवाल। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना? 680। अब तुमने किया क्या? sufficient quantity of oxygen is supplied to increase the pressure to 9 atm while the temperature remains constant. While the temperature remains constant. अब तुम सोच के बताना क्या क्या चेंज हुआ है। वॉल्यूम नहीं हुआ? वॉल्यूम हुआ है? अरे मोटे मोटे शब्दों में लिखा है क्या? रिजिड टैंक। रिजिड का मतलब समझते हो ना? इसीलिए हमने कहा कि ये बहुत दमदार क्वेश्चन है। रिजिड का मतलब होता है सॉलिड। रिजिड का मतलब जैसे एक सिलेंडर था लोहे का, उसमें तुमने 6 एटीएम पे क्या भरा? नाइट्रोजन। कितना किलो? अब उसी में तुम 9 एटीएम प्रेशर मेंटेन कर रहे हो कुछ ऑक्सीजन डाल के। अरे क्लैरिटी है ना? समझे? कुछ ऑक्सीजन ऐड किए ताकि उस कंटेनर का प्रेशर कितना हो जाए? 9 एटीएम तक तुमने ऑक्सीजन भरा है, मतलब 9 एटीएम प्रेशर का ऑक्सीजन नहीं भरा है। कितने प्रेशर का ऑक्सीजन भरा है? 6 तो पहले से था, 3 एक्स्ट्रा भरे हो, ठीक ना? वाइल द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो हमको जब हम ऑक्सीजन की बात किए तो कितना ऑक्सीजन भरे उसका कुछ ज्ञान है? m kg कुछ ऑक्सीजन हम भरे हो। और जब हमारा ये इनिशियल प्रेशर था, फाइनल प्रेशर कितना हो गया? 9 atm। कितना बढ़ा है? कितना बढ़ा है? 3। और सवाल में 2 शब्द हैं। पहले शब्द का नाम क्या है? रिजिड टैंक। इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट। अरे क्लैरिटी है ना? और दूसरा हमको क्या कह रहा है? टेम्परेचर भी क्या है? कांस्टेंट। मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। एन क्या है? एन क्या है? पहले ये दमदार सवाल करा देना, उसके बाद एकदम सस्ते सस्ते सवाल है, ठीक है ना? तो ये बताओ, पहले नंबर ऑफ मोल्स N1 थे, बाद में कितने हो गए? N2। कितने हो गए? N2। तो उस N2 में केवल ऑक्सीजन है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों है?
9 एटीएम का प्रेशर तो दोनों मिलके कर रहे हैं ना भाई। तो अगर तुमको दिक्कत ना हो तो मैं लिख सकता हूं P1 अपॉन P2 बराबर N1, या ऐसे लिख लो N1 किसका, नाइट ऑक्सीजन का, पहले नाइट्रोजन था ना, हाँ। तो N1 N ऑफ N2 पर N ऑफ N2 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। क्या नंबर ऑफ मोल्स निकालने आता है? नहीं आता है। आता है ना? क्या नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या, गिवन मास अपॉन गिवन मास अपॉन, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। गिवन मास कितना है जी? 35 है ना? लेकिन किस में है? क्या ग्राम में करना पड़ेगा? लेकिन नहीं करोगे तब भी काम, क्योंकि यहां भी केजी, यहां भी केजी, यहां भी केजी, कॉमन होके कटेगा कि नहीं कटेगा? तो हम, हाँ भाई, आंसर तो केजी में आएगा ही। अभी कैलकुलेट करो, आंसर केजी में आएगा। P1 अपॉन P2 से पूरी बात नहीं बनेगी, अभी आपको m निकालना पड़ेगा। अरे क्लियर है ना? वो बात की बात है। पहले ये सुनिए, पहले हम N2 अपॉन NO2 प्लस N2 को अगर लिखें तो N2 का गिवन मास कितना है? 35 अपॉन 28 होता है। अरे भाई मोलर मास 28 होता है ना? ऑक्सीजन कितना ऐड किए हैं पता है क्या? नहीं। तो फाइनल मास हो गया कि मास ऑफ ऑक्सीजन है? NO2 में मास अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन, हाँ 28, अच्छा 26 लिख दिए, सॉरी 35/28। थोड़ा ध्यान देना केमिस्ट्री इधर। NO2 क्या लिखे? m बाई ऑक्सीजन का लिख देना, 32 प्लस 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 प्लस, हाँ भाई 35/28। इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, 7 से कट जाएगा क्या? 7 चौको 28, 7 पचे 35, 7 चौको 28, 7 पचे 35। P1 अपॉन P2, P1 कितना था जी? 6, P2 कितना हो गया? 9, 3 त्रिक का 9, 3 दूना 6। अरे क्लियर है? क्लियर है? तो क्या बना यहां से, 2/3 बराबर 5/4 अपॉन, बोलो बोलो बोलो, m/32 है ना? तो m/32 को ऐसे पढ़े रहने दो, और प्लस यहाँ पे कितना हो गया? 5/4, 5/4। क्या यहां से m निकाल सकते हो? हम सॉल्व करें, कर ले जाओगे? कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया? ठीक है ना? एम्स का सवाल है। आंसर कितना आएगा? 20 kg। अरे ठीक है, अब ऐसा सवाल नहीं आता है इतना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बट इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसमें मोर ओवर कॉन्सेप्ट क्या था? m/32 प्लस दोनों का नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग जोड़ना था। कई बार ऐसा होता है कि हम गिवन पूरा मास एक साथ कर देते हैं, पूरा मॉलिक्यूलर वेट एक साथ कर देते हैं, मोलर वेट एक साथ कर देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स अलग आएंगे सेम मास में, और सेम मास में नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स अलग आएंगे। क्लैरिटी है? हाँ, आंसर 20 kg आया है। चलिए बहुत बढ़िया, गुड जॉब। अब यहां पर देखिए कुछ हम छोटे छोटे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस ट्राई करके आइएगा, सब के सब, कोई भी मत छोड़ के आइएगा यहां तक। ऊपर वाला सब स्लाइड डिलीट कर दें, अगली वाली क्लास में यहीं से डिस्कस करेंगे। जय राम रमणम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश महेश प्रभो शरणागत प्रभो दस शीस बिना 20 भुजा कृत दूर महामह पूर रुजा। काहे मछली मंडी बनाए हैं? ये डिलीट नहीं हुआ? सारा नहीं, अभी ये आज का कोटा हुआ है। कल लगभग हम लगाएंगे अपनी क्लास में कम से कम 30 और सवाल। हाँ,
हाँ, जितने बचे हुए क्वेश्चंस हैं प्लीज आप लोगों से विनती है, लेक्चर में जो नोट्स वोट्स रह गया उसको लिख लीजिएगा और सवाल बना के आइएगा, तब कल आगे वाला और फायदेमंद होगा। बना के रहेगा वो, तो अपना देख ले। देड़े क्या, ये क्या कियो तो अलग, अरे भाई M2 अलग अलग लिखना पड़ेगा ना, तो अब तो बात तो वही पड़ेगी। क्या चीज, ये क्या की हो, गलत है ये। जब फाइनल मिक्सचर बना है 9 ATM का, तो उसमें ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है, और तुम टोटल मास जोड़ के लिख दियो, नंबर ऑफ मोल्स दोनों के अलग अलग आएंगे। ठीक है ना, वही मैं बोला हूं कि वही हम गलती करते हैं और तुम वही की हो, और उसी में दिमाग खर्चा कर रही हो। नमस्ते भाई, नमस्ते।